नमस्कार दोस्तों, FATIS में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक की फिर शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है एलिनो। एलिनो जो है एक ऐसी ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक क्लाइमेटिक पैटर्न है या फिनोमेना है जिसके कारण से पैसिफिक ओशन में सामान्य से अधिक टेम्परेचर हो जाता है। तो इस कारण से जब सामान्य से अधिक टेम्परेचर हो जाता है तो उसे वार्म फेस कहते हैं। और इसी का एक विपरीत जो है लानिना है। लानिनो में जो है पैसिफिक ओशन में से सामान्य से कम टेम्परेचर हो जाता है जिसे कूल जो है फेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कूल फेस कहते हैं। तो ये है और इसी के बारे में हम लोग समझेंगे कि एलिनो क्या है और इससे इवेंट क्या है, इससे संबंधित और क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले देखो, सामान्य स्थिति जो होती है उसके बारे में हमें समझना है। नॉर्मल कंडीशन क्या है कि ये ऊपर वाला जो आप मैप देख रहे हैं यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन है, कोई एलिनो नहीं आया है। ये पैसिफिक ओशन का ये ईस्ट वाला पोर्शन है, ईस्ट है, और पैसिफिक ओशन के वेस्ट पोर्शन है, पश्चिम। नॉर्मल कंडीशन में अब इस रीजन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मध्य यहाँ पर चलती है ट्रेड विंड ना, ट्रेड विंड चल रही है। इस ट्रेड विंड के सहारे, ठीक, और यहाँ नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर एक कोल्ड करंट चलती है जिसका नाम है हम्बोल्ट या पेरू कोल्ड करंट, ओशन करंट है, ये चलती है, ठीक। यहाँ पर ईस्ट ऑस्ट्रेलियन वार्म करंट यहाँ पर चलती है। अब इस सामान्य कंडीशन, ये ट्रेड विंड है। ट्रेड विंड जो है ओशन सरफेस पर ट्रेड विंड की वजह से फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन की वजह से क्या है कि यहाँ का जो जल है, जो यहाँ पर वार्म जल है, यहाँ से फ्रिक्शन की वजह से यहाँ से ये ईस्ट से वेस्ट पैसिफिक ओशन की तरफ चलता है और नीचे से जो ठंडा पानी है, नीचे वाला ओशन का जो ठंडा पानी है वो अबलिंग प्रोसेस के माध्यम से, अर्थात नीचे का ठंडा पानी ऊपर की तरफ आया गया, उसे हम कहेंगे अबलिंग प्रोसेस। तो अबलिंग प्रोसेस के माध्यम से ये ठंडा पानी ऊपर आता है। तो इस वजह से क्या है कि इस रीजन में यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है पेरू के कोस्टल एरिया पर, अर्थात ईस्ट पैसिफिक ओशन पे, ठीक। और यहाँ पर कंपैरेटिवली यहाँ पर पानी कम ठंडा है, वार्म है, तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। क्या होगा? लो प्रेशर क्रिएट होगा। अब यहाँ पर जब लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर, तो यहाँ से एयर लो प्रेशर के एयर जो है अपलिफ्टमेंट होगा, इसका ऊपर उठेगी। ऊपर उठने की वजह से, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, एयर में ऊंचाई पे जाएगी, उसके बाद ये ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद एयर जो है धीरे, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बढ़ने लगेगी, एयर जो सैचुरेट हो जाएगी, कंडेंसेशन होगा, उसके बाद क्या होगा? बादल बनेंगे, वर्षा शुरू हो जाएगी। यहाँ पर वर्षा शुरू हो गई। अब वर्षा शुरू होने के बाद ये ठंडी और इसकी एक ब्रांच ठंडी और भारी होकर ऐसे जाकर ये पेरू के कोस्टल एरिया पे बैठेगी और इसकी एक ब्रांच जो है आप मस्करीन हाई बेसिन, मतलब इंडियन ओशन में आके बैठ रही है। और यहाँ भी हाई प्रेशर मस्करीन हाई बेसिन के आसपास है, यहाँ से हाई से फिर लो की तरफ चल रही है और इधर जो है हाई से लो की तरफ चल रही है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो इस प्रोसेस में जो ये पैसिफिक ओशन में ये जो सामान्य घटना ओशन सरफेस पे देख रहे हो और एटमॉस्फेयर में देख रहे हो, एक सेल बन रही है। और इस सेल का जो सरफेस पर और एटमॉस्फेयर में जो ये सेल बनी, इसका अध्ययन किया था G.T. वॉकर, G.T. वाकर महोदय ने, इसीलिए इसे
वाकर फिल बोलते हैं। वाकर फिल, जिस तरह से हमने हाइडली फिल पढ़ा, फेरल फिल पढ़ा था, पोलर फिल पढ़ा था, उसी तरह से ये जीटी वाकर फिल ने अध्ययन किया, तो इसे जीटी वाकर फिल बोलते हैं। अब जो है, जब इस घटना के उल्टी घटना, सामान की उल्टी स्थिति हो जाती है, तो उससे बोलते हैं क्या है, सदर्न ऑसिलेशन, दक्षिणी दोलन, सामान से उल्टी घटना। अर्थात इसमें अभी एलिनो नहीं आया है। अब क्या है, जब एलिनो पीरियड होता है, वैसे सामान्य तौर से एलिनो एवरी ईयर्स नहीं आता था, अर्थात जो है प्रत्येक वर्ष नहीं आता है, यह जो है 2 या 7 ईयर्स के इंटरवल पर एलिनो आता है। तो एलिनो की कंडीशन क्या हो गई, इसकी उल्टी दशा हो जाएगी। उल्टी में क्या है कि यहाँ पर हाई प्रेशर था पेरू के कोस्टल एरिया पर, यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा। ऐसा हो क्या रहा है कि धीरे धीरे से जब ये एरिया वार्म होने लगता है, तो जो ट्रेड विंड है या स्टेलीज विंड कह लें, वो धीरे धीरे वीक होने लगे, कमज़ोर होने लगती हैं। कमज़ोर होने की वजह से क्या होगा कि इस रीजन में लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर जब बनेगा और कंपैरेटिवली इस रीजन में हाई प्रेशर बनेगा, तो विंड क्या है कि यहाँ से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर जाने लगेगी। जब यहाँ पर जाएगी तो यहाँ पर ये वार्म होगी। वार्म होने के बाद यहाँ पर गर्म होने के बाद ये ठंडी और भारी होकर ये ऊपर उठेगी। ऊपर उठने के बाद इस रीजन में जाकर फिर वही धीरे धीरे इसका टेम्परेचर गिरने लगेगा। टेम्परेचर गिरने के बाद क्या होगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, एयर सैचुरेट हो जाएगी, फिर कंडेंसेशन, फिर वर्षा होना शुरू हो जाएगा। तो जो मतलब पेरू का जो कोस्टल एरिया है, यहाँ पर जो पहले ड्राई रीजन था, यहाँ पर हैवी रेनफॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, और इस वजह से यहाँ पर फ्लड भी आ रहा है। तो और दूसरी चीज़ क्या हुआ है कि इस रीजन में जो अपबिलिंग का प्रोसेस था, वो धीरे धीरे क्या है, शिफ्ट हो गया। मतलब वो पीछे, एक तो जो पेरू या हम्बोल्ट की कोल्ड करेंट थी वो पीछे साउथ में चली गई, और यहाँ पर जो अपबिलिंग का प्रोसेस था, तो अपबिलिंग प्रोसेस रुक गया, क्योंकि अब यहाँ पर कोल्ड एयर ना आकर वार्म एयर आ गई है। ठीक, और इसकी एक ब्रांच जो है यहाँ पर आगे की तरफ जा रही है, जाके ठंडी और भारी होकर फिर ये यहाँ पर बेस्ट जो है पैसिफिक ओशन के सहारे, पश्चिमी पैसिफिक ओशन के सहारे बैठ रही है, और यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। अब इसकी जो यहाँ जो इंडियन ओशन में इसकी जो ब्रांच जा रही थी, वो ब्रेक हो गई। तो वो ब्रेक जब हो गई तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि इंडियन मानसून भी कमज़ोर होगा, एलिनो का प्रभाव पड़ने लगेगा। जो सामान्य घटना से उल्टी घटना हुई, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिनो बोलते हैं। और जो सामान्य घटना थी, जब वो घटना ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, जो सामान्य घटना है उससे ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी, मतलब जो बारिश हो रही है उससे कई, वहाँ पर जहाँ पर लो प्रेशर है वहाँ पर और ज़्यादा लो प्रेशर हो जाए, जहाँ पर हाई प्रेशर है वहाँ पर और ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाए, और जो वर्षा की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हो जाए, तो वो उसे बोलेंगे लानिना। ठीक है। और एलिनो में क्या होगा कि जहाँ पर वर्षा लानिना हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्षा होना शुरू हो जाएगी। अब इसकी मतलब एलिनो के कारण क्या हो रहा है कि इस रीजन में खूब वर्षा हो रही है, फ्लड आ रहा है, बाढ़ आ रही है, और ये रीजन जो है आपका ड्राई हो रहा है, शुष्क हो जा रहा है। तो ये प्रोसेस चल रहा है, इसे हम बोलेंगे एलिनो प्रोसेस। अब इसके बाद अब विलिंग के वही सारे प्रोसेस हैं कि जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर क्या हो रहा है, पेरू का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर आप देखोगे तो नीचे समुद्र का जल, जो ठंडा जल है वो ऊपर की तरफ आता है। जब वो ऊपर आएगा तो उसे हम बोलेंगे अपबिलिंग प्रोसेस। उसके साथ जो है नीचे से जो प्लैंकटन होता है, प्लैंकटन जीव भी हो सकता है और वनस्पति भी हो सकती है, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगा, और उससे वहाँ पर जो रहने वाले बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज हैं वो जो है, जैसे फिश है, ये सारे जो है उस प्लैंकटन को फूड के रूप में खाते हैं। अब धीरे धीरे जब एलिनो आ जाता है, तो जब वो चैन पूरा सिस्टम बंद हो जाता है तो प्लैंकटन ऊपर नहीं आते हैं। जब प्लैंकटन ऊपर नहीं आएंगे तो मछलियाँ जो वहाँ पर जो ओशनिक जो जीव हैं वो क्या खाएंगे। दूसरी बात, वहाँ पर एक प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा वर्षा होने की वजह से वहाँ पर जो छोटी मछलियाँ हैं वो मर जाती हैं,
और जो बड़ी मछलियां हैं वो भोजन की तलाश में वहाँ से दूर शिफ्ट कर जाती हैं। तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ की जो इकोनॉमी है विशेष तौर से पेरू के कोस्टल एरिया की, वो बहुत, या पेरू की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह से किस पर निर्भर है, वहाँ के जो ओशनिक रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर निर्भर है। अब इसके कारण क्या हो रहा है कि ये वही सारी चीज़ें हैं। अब आप देखोगे कि इस जो एलिनो का इम्पैक्ट है, क्या ये पेरू के कोस्टल एरिया तक है कि कहीं और भी है। तो इसका इम्पैक्ट, जो इसका प्रभाव है, ये ग्लोबल लेवल पर है। इसके क्या है कि ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक लेवल पर, ग्लोबल लेवल के होने की वजह से इस कोस्टल एरिया के अलावा भी इसका प्रभाव नॉर्थ अमेरिका की तरफ आपको देखने को मिलेगा, और आपको इधर साउथ एशिया की तरफ देखने को मिलेगा, और सहारा अफ्रीका के आसपास के रीजन में भी देखना के आपको मिलेगा। तो ये मतलब ग्लोबल लेवल पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ वर्षा हो रही है, लेकिन जब एलिनो आता है तो कनाडा और यूएसए में वर्षा कम हो जाती, वो रीजन जो है ड्राई हो जाता है, जबकि गल्फ ऑफ मैक्सिको में वर्षा खूब होती है और वो रीजन ड्राई नहीं होता है, क्योंकि जो पैसिफिक जेट है जब एलिनो आता है तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और जब एलिनो चला जाता है लानिनो कंडीशन वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाती हैं। तो ये प्रोसेस चलता है। एलिनो जो है पूरे ग्लोबल लेवल पर वेदर को प्रभावित करता है, चाहे वो कनाडा यूएसए हो, चाहे वो मैक्सिको हो, चाहे वो पेरू का कोस्टल एरिया हो, या चाहे साउथ एशिया वाला रीजन हो, ऑस्ट्रेलिया का रीजन हो, इंडोनेशिया का रीजन हो, इन सारे के सारे रीजन को ये ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट डालता, प्रभावित करता है। ठीक, अब इसके बाद जो है इसकी वजह से, जैसे अभी बताया कि जो यूएसए और कनाडा है इस रीजन में, ये रीजन ड्राई रहेगा, वहाँ पर वर्षा जो यूजुअली होती थी उससे एकदम कम हो जाएगी, शुष्क हो जाएगा रीजन, जबकि जो गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला रीजन है वहाँ पर ज़्यादा बाढ़ आती है। तो ये जो है इम्पैक्ट यहाँ पर ग्लोबल लेवल पे आपको दिख रहा है, और साथ में इंडियन मानसून पर भी, या एलिनो जब आता है इंडियन मानसून को भी वीक करता है, कमज़ोर करता है। और इम्पैक्ट ऑफ एलिनो, इसका जो प्रभाव पड़ता है, देखो सबसे पहले अगर एलिनो की बात की जाए वैज्ञानिक आधार पर 1997 से 98 के बीच में जो घटनाएं एलिनो आया, तो उस बार पहली बार ऐसा हुआ कि जब इसको साइंटिफिकली जो है मॉनिटर किया गया, इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा किए, तो जब मॉनिटर किया गया तो ये पाया गया, तो कुछ ही रीजन विशेष तौर से 1997 और 98 में ड्रॉट कंडीशन शुरू हुई। कहाँ पर? इंडोनेशिया में, मलेशिया में और फिलीपींस जैसे रीजन में ड्रॉट कंडीशन, जबकि पेरू जैसे रीजन में हैवी रेनफॉल हुआ, बहुत ज़्यादा वर्षा हुई, और बहुत ज़्यादा जो है भीषण लेवल पर क्या है फ्लड आया, बाढ़ आई इस रीजन में। इसकी वजह से जबकि कैलिफोर्निया वाले रीजन में भी इसका प्रभाव देखने को मिला। इसका प्रभाव ये मतलब इसकी वजह से क्या हुआ कि जिस रीजन में वर्षा हुई एलिनो की वजह से, उस रीजन में क्या हुआ कि फ्लड ज़्यादा आया। फ्लड आने की वजह से मलेरिया, हैजा और डायरिया इस तरह से बीमारियां हुई, जबकि जो रीजन ड्राई रहे वहाँ पर जो फॉरेस्ट थे उस जंगल में आग लगी, जिससे श्वसन संबंधित जो है समस्याएं उत्पन्न हुई। जबकि इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी कुछ रीजन में, कुछ रीजन में निगेटिव है। जो सोशल एंड इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है, सोशल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी इसका बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से कुछ क्षेत्र में प्रोडक्शन, जैसे इसका मक्का वगैरह प्रोडक्शन में ग्रोथ भी हुआ है, और कुछ रीजन में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से वहाँ पर जो ग्रेन है उनमें उनके प्रोडक्शन में कमी आई है। तो इसके बाद हम लोग एलिनो मोडकी, वो एलिनो मोडकी जो है एक एलिनो की तरह ही एक घटना है, लेकिन एलिनो से थोड़ा हट के है। ये भी कपल जैसे एलिनो और लानिना था, वैसे जो एलिनो मोडकी भी है, तो मतलब लेकिन उससे हट के परिघटना है। तो एलिनो मोडकी के बारे में थोड़ा समझते हैं। इस डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो जब एलिनो आया तो आप देखें कि इस रीजन में क्या है, ये रीजन गर्म, ये ड्राई रहा, ये रीजन में क्या है ना ड्राई, और जबकि इस रीजन में खूब वर्षा हुई। जब लानिनो कंडीशन है तो इस रीजन में वर्षा हुई और ये रीजन ड्राई रहा, ठीक है। जबकि एलिनो जब मोडकी आता है
तो पैसिफिक ओशन क्या, जो मिड पैसिफिक ओशन है ये बहुत ज़्यादा वार्म होता है। जब ये वार्म होता है तो यहाँ से कन्वेक्शनल करंट रूप में एयर ऊपर उठती है, ऊंचाई पर जाती है, ऊंचाई पर जाने की वजह से धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम होने लगता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने लगती है, फिर एयर सैचुरेट हो जाती है, फिर कंडेंसेशन, फिर बादल, फिर वर्षा। वही कंडीशन होती है यहाँ पर। वर्षा इस मिड पैसिफिक में खूब होती है और ये दोनों रीजन जो है ईस्ट पैसिफिक और वेस्ट पैसिफिक रीजन जो है ये रीजन ड्राई रह जाते हैं एल नीनो मोड की कंडीशन में, ठीक। और जबकि ला नीना जब मोड की आता है तो ये मिड वाला रीजन जो है ये ड्राई हो जाता है, ये वाला रीजन जो है ड्राई हो जाएगा, जबकि ईस्ट और वेस्ट जो पैसिफिक है इन दोनों रीजन में जो है वर्षा होगी। तो इस तरह से हमारा टॉपिक जो है ये समाप्त होता है आज का। इसके बाद जो हम लोग मिलेंगे फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।